शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय श्री राम साथियों और जय हिंद। साथियों, आज तारीख है 22 जनवरी 2024। आज का यह पावन दिन हर भारतीय के लिए गौरव और गर्व का दिन है। साथियों, कार सेवकों पर गोली चलाना सही था या गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास में कभी भी उन्हें शहीद के अलावा कोई और दर्जा नहीं दिया जाएगा। खैर, इन सारी बातों को अलग रखते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। साथियों, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले संख्या पद्धति से कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, और उसी के रिगार्डिंग क्लास है। आज हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उनके जो शब्द हैं, जैसे एक शब्द है रामानुजन संख्या। अगर परीक्षा में यही पूछ ले कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, नंबर सिस्टम तो आपके टॉपिक में है। अगर परीक्षा वाला पूछ ले रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ ले, ऑप्शन दे देगा तो आप नहीं बता पाएंगे। पूछ ले अपेक्षित अभाज्य संख्या दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो अगर आपको पता रहेगा कि अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप बता पाएंगे आराम से। इस तरीके से ये केवल 1 2 3 4 नहीं, ये पूरे के पूरे 15 शब्द हैं। 15 क्या क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अच्छा काल्पनिक संख्या भी इसको कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अपेक्षित संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर और रामानुजन संख्या। ये सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और साथियों कमेंट में आज जय श्री राम पूरा भर देना चाहिए आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के बारे में, वास्तव में प्राकृत संख्या कुछ और नहीं, जो गिनने में उपयोग होती हैं संख्याएं, वही होती है प्राकृत संख्याएं। जैसे अगर हम इसका परिभाषा लिखें, देखिए परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको केवल समझा सकता हूं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, एक कलर चूज कर ले पहले। परिभाषा लिखिए 1 2 4 डॉट 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 डॉट। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब जो गिनने में उपयोग होती है। फिर आगे लिख सकते हैं कि जो संख्याएं गिनने में उपयोग होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक, हमारा अच्छा इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए इसी तरीके से पूछेगा, जैसे परीक्षा जब आप सवाल लगाते होंगे तो वहाँ कई बार दिया जाता है कि अब पूर्ण संख्या ये, पूर्ण संख्या है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है तो कैसे लगाएंगे? तो इसी के लिए लेक्चर है कि आप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानिए। सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं, ट्विन अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना? तो चलिए अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल। ठीक, ये नंबर लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित प्रकृत संख्या क्या? शून्य सहित प्रकृत संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ कामा लगा देते हैं, ये कामा है। ठीक, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से अगर आप पूछे कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, तो क्या बताएंगे? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, शून्य व ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, अगर ये तीनों को हम मिला दें तो जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक। आया समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए इन सबको। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, जिनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। वही संख्या है जिन्हें हम गिनने में, अच्छा शून्य को गिनने में काउंट हुआ किया जा सकता है क्या? शून्य को, अगर कोई चीज है तो शून्य थोड़ी रहेगा, कुछ तो रहेगा ना। अगर कुछ है ही नहीं तो उसका आप गिनेंगे कैसे? तो इस तरीके से प्राकृत संख्या क्या होती है? जिन्हें हम गिनने में उपयोग करते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, ये संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। इस तरीके से अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो होल नंबर क्या होता है? शून्य के सहित जो प्राकृत संख्या होती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती है? होल संख्या, होल नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक प्राकृत संख्या। अच्छा, धनात्मक प्राकृत संख्या मतलब प्लस में 1 2 3 4 शून्य, और ऋणात्मक प्राकृत संख्या मतलब माइनस में 1 2 3 4। इन सबको मिला लें तो जो संख्याएं बनती हैं वो क्या होती हैं?
पूर्णांक। ठीक, आगे देखते हैं, हमारा अगला है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या। इनके बारे में एक चर्चा करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, बस और कुछ नहीं। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 3/5/7, ये क्या हो, ये सब कौन है? अच्छा, एक लिख दीजिए, 1 2 3, इन सबको नीचे एक तो लिख ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये सारी संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या। ठीक, और देखते हैं अपरिमेय संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना कर सकें। क्या? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना कर सकें, तो वो संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे? देखिए, पाई के मान 22/7, मतलब 7 से भागने के, तो 7 तिरिक 23, फिर क्या आएगा? 1.0, 7 करने में 7, क्या बचा? 3, 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28, क्या आ गया? यहाँ से देखिए 2, 0 बढ़ाइए तो 7 दूनी 14, क्या आ गया? 6। इस तरीके से चलता जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो ये क्या है? पाई, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से क्या हो सकता है? √2, पाई, √2, √3, √5, ये कौन संख्या है? ऐसे डाट कर लीजिए, कई सारी संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। बस हमारा एक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? बताइए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, एक सेकंड, ऐसे नहीं, परिमेय अपरिमेय नहीं करेंगे। वास्तविक में, वास्तविक क्या होगा? वास्तविक संख्याएं वो होंगी कि जिनका वर्ग करने पर जिन संख्याओं का, यहां लिख सकते हैं, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर संख्या धनात्मक हो जाए, वो सारी संख्या क्या होंगी? वास्तविक संख्या। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर वो संख्या धनात्मक हो जाए, वो संख्या क्या होगी? धनात्मक, मतलब वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या, जिनका स्क्वायर करने पर संख्या धनात्मक ना हो, मतलब ऋणात्मक रह जाए, वो क्या होगी? अवास्तविक संख्या। जैसे इसका √-2, √-, ठीक, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर संख्या धनात्मक हो जाए, वो क्या होगी? वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक ना हो, क्या होगा? अवास्तविक संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और अगला है सम्मिश्र संख्या। अच्छा, सम्मिश्र संख्या में क्या कह सकते हैं हम? सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं कि वो संख्या, मतलब वास्तविक संख्या प्लस माइनस, मतलब कुछ भी, चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, काल्पनिक संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या। जैसे अगर आप आपसे परीक्षा में पूछ ले कि पहचानिए इनमें से कौन सम्मिश्र संख्या है, और ऑप्शन में दे दिया √15, √17 + 2, √3 + √4, 3 प्लस √ का माइनस। तो बताइए, अगर इस तरीके से आपको विकल्प दे दे, तो अगर आपको पता रहेगा कि क्या होता है सम्मिश्र संख्या, तो आप बता देंगे कि हाँ, यही है सम्मिश्र संख्या। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है। इस तरीके से प्रश्न में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या जिनका एक के अतिरिक्त, एक और खुद के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनका एक व खुद, एक तो एक और खुद, दोनों, एक और खुद के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो या कोई अन्य संख्या से भाग हो। आप समझिए, जैसे मान लीजिए 7 है, भाज्य संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या 7। तो 7 किस किस से भाजित होगा? एक तो एक से, एक संख्या मैंने कहा एक, और एक खुद मतलब 7। तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो या इसके अतिरिक्त किसी और से भाग हो, जैसे हमने कहा 6, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तब 6 से कटेगा। तो इसका मतलब एक और खुद के अतिरिक्त इसका क्या है? कोई अन्य गुणनखंड या कोई अन्य से भाग हो रहा है। तो इस तरीके से 6 क्या होगा? भाज्य संख्या, और 7 क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग हो। देखिए, ये सबसे बेटर रहेगा। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग हो, क्या होंगी? भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है? बस इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब
थोड़ा सा कैसे कि वो संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ही ना हो वो क्या होंगी, अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से 7 क्या है, अभाज्य संख्या, और 6 क्या है, भाज्य संख्या। ठीक, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है और अभाज्य संख्या। देखिए ये जो भी हमने लिखा है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे मैं कहूं अगर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, वो संख्या दो अभाज्य संख्या। पहली बात, इसके एक शर्त है कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर दोनों अभाज्य है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। देखिए सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, इस तरीके से ये, तथा दोनों संख्याएं अभाज्य हो। तो जैसे हमने लिखा क्या, 17 और 23, 17 और 23 दोनों अभाज्य हैं और इनका एचसीएफ क्या, 1 है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, दोनों अभाज्य और दूसरा नंबर क्या, एचसीएफ 1। ठीक, अच्छा अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या इसमें क्या होगा, इसका केवल एक ही नियम है कि एचसीएफ क्या हो, 1। एचसीएफ 1 हो, वो चाहे कुछ भी हो। जैसे हम क्या लिख दें यहाँ पर, जैसे लिख दें 25 और 16। अच्छा 25 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 1। 25 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 1। तो ये क्या होगा, अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक, अच्छा इनमें से कोई अभाज्य है क्या, नहीं है। तो क्या हम कोई अभाज्य कर दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम कर दे 7 और 16, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अच्छा सह अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या और ट्विन अभाज्य संख्या ये संख्याओं का युग्म होता है। याद रखिएगा ये संख्या युग्म होता है। मैं कई जगह संख्या कह रहा हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए जो सह अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या है, ये संख्या युग्म होते हैं। ठीक, अच्छा ये देख लिया। अच्छा अगर क्या हम दोनों अभाज्य कर सकते हैं, अगर दोनों अभाज्य कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साहब देखिए बहुत कॉमन सा अंतर है। सह अभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। अपेक्षित अभाज्य संख्या में क्या, केवल एचसीएफ 1, बाकी वो चाहे जैसे संख्या। ठीक, कोई एक अभाज्य हो या दोनों सम हो कुछ भी हो, बस एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक, अच्छा ट्विन अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विन अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्याएं युग्म होती हैं, वो अभाज्य संख्या युग्म होती है। एक बार फिर से सुनिए, ट्विन अभाज्य संख्या वो अभाज्य संख्या युग्म होता है कि जो जिनके बीच में 2 का अंतर हो। जैसे मैंने कहा 5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखिए ट्विन, इसमें 3 चीज, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, अभाज्य होने चाहिए, दोनों के दोनों, कोष्टक में लिख दिया मैंने दोनों, तो दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए। और तीसरा क्या, तीसरा वही एचसीएफ 1 होना चाहिए, वो तो होगा ही। देखिए अगर दोनों अभाज्य है तो एचसीएफ 1 ही होगा, इसको आप मिटा सकते हैं। तो ही मानिए इसमें क्या, दोनों का अंतर 2 हो, दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 होगा, और दोनों अभाज्य संख्या होगी। जैसे 5 7 और मैंने आपसे कहा 17 19, इस तरीके से क्या होगा, ट्विन अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अगर आप दिया रहेगा कोई विकल्प में तो पता पाएंगे कि कौन अपेक्षित है, कौन ट्विन है और कौन सहभाज्य संख्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट के और लेक्चर है, पूरा देख के जाइएगा और खूब पटाखा वटाखा जलाइए, दिवाली मनाइए। आज दिवाली मनाने का ही दिन है। क्या कह रहा है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो होता है, देखिए मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसमें कोई, देखिए जैसे एक संख्या है, क्या हमने कहा 6, 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं परफेक्ट नंबर वो संख्या होता है जो खुद को छोड़कर उसके गुणनखंडों का योग खुद हो। क्या कहा मैंने, परफेक्ट नंबर वो संख्या होता है जो खुद को छोड़कर गुणनखंडों का योग स्वयं खुद हो, मतलब खुद ही हो। जैसे 6 है ना, तो इसका 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6 गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड तो आता ही होगा, तो उस तरीके से 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 1 2 3 और 6। देखिए खुद को छोड़कर, देखिए 6 तो खुद है, इसको छोड़ दीजिए तो 1 1 2 3 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया 6। तो ये खुद ही तो हुआ। मतलब परफेक्ट नंबर वो संख्या होती है जिनके गुणनखंडों का योग खुद को छोड़कर, कोष्टक में स्वयं को छोड़कर
गुणनखंडों का योग स्वयं वही संख्या होती है। ठीक, इस तरीके से वो परफेक्ट नंबर होती है। और ऐसे ही एक खतरनाक संख्या होता है क्या, रामानुजन संख्या। महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने इस संख्या का खोज किया था। उन्होंने बताया कि रामानुजन संख्या वो संख्या होती है जिनको हम दो अलग तरह से क्यूब करके जोड़ सकते हैं। जैसे रामानुजन संख्या है कितना, 1729। तो रामानुजन सर का कहना था कि इस संख्या का योग दो अलग तरीके के घन का योग हो सकता है। जैसे इसको हम अगर दो संख्या में डिवाइड करें, जैसे a का क्यूब कर दें और यहाँ b का क्यूब कर दें, तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, यही 1729। अगर फिर दो अलग अलग संख्या है, c का क्यूब कर दें प्लस d का क्यूब कर दें, तो हमारा क्या उत्तर संख्या आना चाहिए, 1729। तो इस तरीके से। अच्छा, 1729 है या नहीं ये भी देख लीजिए। अच्छा बताइए है कि नहीं है, आप बताइए। है। कैसे, देखिए 1 का क्यूब करें तो कितना आएगा 1, 12 का क्यूब कितना करेंगे, 12 का क्यूब याद है क्या, क्यूब भी याद कर लिए 20 तक। जैसे हमने कहा स्क्वायर याद करना है कम से कम 30 तक, अगर 100 तक याद कर ले तो बहुत बढ़िया, लेकिन 30 नहीं कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम पढ़ना है तो कम से कम 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए। अच्छा 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 12 क्यूब 1700, कितना हो गया ये 1701। उसी तरीके से अगर हम 10 का क्यूब कर दें कितना होगा 1000, प्लस 9 का क्यूब कर दें कितना होगा 1000 प्लस 729 हो जाएगा 1700। तो वही होता है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या में आपको 1729 को याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगर पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले एग्जामों में, पिछले भर्ती परीक्षाओं में, तो इस तरीके से कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर पूछ ले कि रामानुजन संख्या क्या है, इनमें से रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये पहचानना हो। ठीक है ना। आज के लेक्चर में साथियों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। खूब एंजॉय कीजिए, खूब अच्छे तरीके से दिवाली मनाइए, लेकिन आपस में भेदभाव मत कीजिएगा। आपसी सौहार्द को, आपसी प्रेम को बनाए रखिएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी जय श्री राम, जय हिंद साथी।